what will we discuss today, that is equipotential surface. चलो पहले पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, पहले तो नाम को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। जब आप नाम को समझने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नाम को कैसे समझने की कोशिश करना है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, तो कोई एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो। तो सपोज करो आई हैव दिस फील्ड, ठीक है, दिस इज अ सरफेस, ओके। नाउ यू कैन सी, यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं पूरे सरफेस पे। अब अगर इस सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो, इसका 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 जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस, ठीक है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो अगर इन सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम हो, देन दिस सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, जो डेफिनेशन जो पर्टिकुलर चीजें आती हैं वो मैं अभी लिखाऊंगा पॉइंट्स वाइज, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या नोट्स कह सकते हो। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने बता दिया आपको। अब हमको देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है, तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होंगी, वो हमेशा इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो सरफेस है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे या कैसे भी करके वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब अगर सपोज करो दो सरफेस हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, दो इंटरसेक्ट कर गए ऐसे, सपोज ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, अब आप देख सकते हो कि ये जो सरफेस है और ये सरफेस है, दो सरफेसेस हैं आपके सामने, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। यस और नो, यस और नो, यस सर, बोलो, ठीक है। Yes, तो sir. अब आपको पता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पे, क्यों नहीं करती हैं उसके बारे में पता है आपको, क्यों नहीं करती हैं, Yes, sir. क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उस वहाँ पॉइंट पे दो direction डायरेक्शंस दो- होंगे। हाँ, क्योंकि उस जो- पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो पॉसिबल नहीं है। सेम अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करते हैं, देन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया दो पॉइंट। फिर आगे देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं वो जहां पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, वो वहां पे ज्यादा पास पास होते हैं, सिंपल सा, जैसे बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जहां पे फार अपार्ट होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स पहले नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है, लिखो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हमेशा बताता चलता हूं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, या लेस इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलता हूं। तो अगर मैं आपको बताता चलता हूं तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं उनको मैंने पहले भी बताया, आपको एक ट्रिक बताई है कि एक पेंसिल लेके रखो और उसको वहां पे आई एम इंपॉर्टेंट लिख दो, ठीक है। क्या है ये पॉइंट कि अगर दो पॉइंट हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जरा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है बट बहुत लोग नहीं समझते। तो अब इन दोनों पॉइंट का, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पीडी, 0। जीरो। सिंपल सी चीज है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो।
पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. नाउ व्हाट विल हैपन टू वर्क? अगर हमको कोई चार्ज यहां से यहां ले जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो. मतलब कि अगर हमें कोई चार्ज यहां से यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है तो उसके लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना होगा. ठीक है, तो चलो अब डेफिनेशन लिखो पहले. मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इनको फटाफट नोट कर लो. तो पहले लिखो डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस की. डेफिनेशन क्या है? लिखो. इफ डेफिनेशन लिखो. If all points lying on a surface, if all points lying on a surface have same potential, if all points lying on a surface have same potential, then this surface is known as equipotential surface. हो गया? Yes. ठीक है, अब लिखो बेटा इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख सकते हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट equipotential surface. हो गया? लिखो नंबर 1. लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the equipotential surface. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नंबर 2 लिखो. No two equipotential surface can intersect each other. No two equipotential surface can intersect each other. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट लिखो
नो वर्क will be done. No work will be done. No work will be done. No work will be done when a charge move. When a charge move. When a charge move within. हाँ बोलो, क्या हुआ? बोलो बोलो बेटा. No work will be done when a charge move. within No work will be done when a charge move within equipotential surface. हो गया? yes sir. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे. ठीक है, एक और पॉइंट है उसको आप ये इसको नोट कर लो. इतना तो आपको समझ में आ जाएगा फिगर बना के कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं बाद में. करो फटाफट. ठीक है, तो चलो इसके साथ में ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कैपेसिटेंस की तरफ जाएंगे. तो कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो पहले आए हुए हैं. ठीक है, उनको पहले हम कर लेते हैं. हमने कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, तो पहले एनसीईआरटी के कर लेते हैं, फिर हम लोग बोर्ड पे चलते हैं. एक्चुअली मेरे पास अभी एनसीईआरटी की बुक नहीं है, वो तो मैं रेफरेंस बुक है वहां से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ. ठीक है, आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मुझे भी बता देना, मैं भी यहाँ पे इंडिकेट कर लूंगा. तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2 इन टाइनी स्फीयर्स. बताओ ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सबको बता दो बेटा. अगर किसी को पता है तो 2 टाइनी स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम. ये लिखा होगा उसमें, देखिए आप एनसीईआरटी में. ये विदिन 5 या 6 क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं है ये. ठीक है, 2.14 सर. नया क्वेश्चन बहुत वो नहीं है. तो कौन सा है? 2.14 2.2 एडिशनल एक्सरसाइज में सर. 2.14 एडिशनल एक्सरसाइज में सर. 2.14 है एडिशनल एक्सरसाइज यस सर. इसका. ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं. ये मुझे ठीक लग रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कर लो. तो क्या है ये, बच्चे क्यों नहीं क्लास ज्वाइन करते हैं, बाद में कहते हैं. ठीक है, लिखो बेटा. एनसीईआरटी का 2.14 क्वेश्चन है, बताया है अभी.
two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located. Please switch off your mic. Two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field. ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके आगे भी कंडीशन है. कंडीशन क्या है? एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और फिर एंड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट. ठीक है, तो सिंपल सा है कि दो चार्जेस दे रखे हैं हमको. ठीक है, और कह रहा है कि सर आप चार्जेस दे दिए हैं, अब आप कैलकुलेट करके दिखाओ. क्या कैलकुलेट करके दिखाओ? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो दो चार्जेस कौन कौन से हैं बेटा हमारे? 1.5 माइक्रोकूलम के हैं, और दूसरा कौन सा है? 2.5 माइक्रोकूलम. 2.5. 2.5. ठीक है, दोनों प्लस के हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों प्लस के हैं. कह रहा है मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दिखाओ. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. और टोटल डिस्टेंस इनकी दी है 30 सेंटीमीटर. टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर. तो भाई मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r. अब अगर इसको o a मान लो, ये b मान लो, इसको मिड पॉइंट को o क्या कहते हैं? o मान लो. तो q1 कितना है हमारा? 1.5 माइक्रोकूलम. माइक्रोकूलम को आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो क्या होगा? 1.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम. ठीक है, उसके बाद Q2 कितना होगा? 2.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम. अब डिस्टेंस क्या होगी? मिड पॉइंट है, तो यहां से भी डिस्टेंस सेम होगी, यहां से भी डिस्टेंस सेम होगी. तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R मान लो, और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सबको आता है? ठीक है. अब फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है. ठीक है, पोटेंशियल के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है. देखो पोटेंशियल के लिए क्या करना है बेटा? सिंपली V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, V1 कैसे निकालोगे? V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, क्योंकि डिस्टेंस सेम है. ऐसे ही V2 निकाल लेंगे हम लोग. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9. ठीक है, ओके. ठीक है, अब इतना नोट करो, फिर हमारे लिए थोड़ा सा स्पेस हो, फिर हम बताएं. हो गया? नोट हो गया? Yes sir. ठीक है, तो अब इसको आप कर लेंगे. इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू भी बता दी हमने, इसकी भी बता दी. अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो पहले तो डायरेक्शन निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अगर हम कंसीडर करें, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो ये क्या होगा? ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ. ठीक है, क्यों? ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको
रिपेल करेगा। ठीक है, तो दो फील्ड मिलेंगी आपको, एक ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी? E1 minus E2. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू E1 माइनस, अब E1 और E1 डिफरेंस E2 लिखना। E1 डिफरेंस E2 लिखने के लिए क्यों कह रहा है बेटा? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो मान लो E1 बड़ा होगा तो हम उसमें से E2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर E2 बड़ा होगा तो उसमें से E1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है कि वेक्टर क्वांटिटीज में जो बड़ा होता है उसकी फाइनल डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो E1 क्या होगा? 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर, और E2 कितना होगा? 1/4 Q2 बाई R स्क्वायर। तो बाकी वैल्यूज भी पता है। अब कौन बड़ा आएगा? अब सिंपल सा है, देखो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा होगा। ये चार्ज ज्यादा है तो ये चार्ज बड़ा होगा, मतलब इसको E1 माने, ये E2 माने, तो यहाँ पे E2 बड़ा है, तो फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा E2 माइनस E1। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो E2 की डायरेक्शन है वही फाइनल E की डायरेक्शन होगी। तो E2 की डायरेक्शन क्या है? O से A की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? OA। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं, जैसा मैं बताता जाता हूं वैसा करते जाओ, अपने आप आंसर आपके आते जाएंगे और कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अपना माइंड तो लगाना ही है, लेकिन मैं जैसे स्टेप बता रहा हूं उसी स्टेप को आप दिमाग में रखो तो आपका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। न्यूमेरिकल जो भी गलत होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की दो चीजें निकालनी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, नोट करो, इतना नोट करो, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमको इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में कुछ और कर रहा है। आई थिंक हो गया होगा। मैं फिगर में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं तो हम वो कर लेते हैं, जब तक आप लोग नोट कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, E1 E2 भी चेंज करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा ऐसा। ठीक है, कह रहा है कि इसकी परपेंडिकुलर एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर। उस पॉइंट पे आपको, अब बताइए सर, अभी तक तो आपने ऐसे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब P पे निकाल के दिखाइए। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे क्लियर है? हमें V निकालना है, तो V के लिए क्या होगा? ये V1 के लिए डिस्टेंस ये हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी डिस्टेंस R1, ऐसे ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये भी सेम ही आएगी। ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक सरफेस है। ठीक है, उस पॉइंट पे, उस पे कोई पॉइंट है, वहां पे निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये R हो गया, ये पहला R1, ये R2 दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप निकाल सकते हो V1 प्लस V2 से। ठीक है, लेकिन सेकंड जो चीज है उसमें आपको थोड़ा सा माइंड कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। दूसरे वाले में क्यों लगाना पड़ेगा? ठीक है, उसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? चलो देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि रिपेल करेगा। ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ, ये हो गई E1। इसकी वजह से जो होगी वो इस तरफ होगी, वो हो गई E2। ठीक है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई दिक्कत है किसी को? पूछ सकता है, सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे? बोलो। V1 plus V2। हाँ, और V1 क्या होगा? 1/4πε0 Q1/R1, ऐसे इधर भी हो जाएगा। E1 और E2 में क्या करना पड़ेगा? देखो R तो आपको ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिजल्टेंट फील्ड जो होगी उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर है, इस तरफ है, E2 इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल पता करना पड़ेगा। वो एंगल कितना होगा? देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा सर। क्या? V V बेटा 0 इसलिए नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। कल वो जो अच्छा। बताया था ना, वो डाइपोल का है। यस सर। ठीक है, आई बात समझ में? वो डाइपोल का है, तो डाइपोल के केस में 0 होगा। लेकिन अगर कोई दूसरे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है तब नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे -1.5 और यहाँ +2.5 होता, तब भी नहीं होता। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर आपकी आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है सर, बहुत कम आ रहा है। आवाज स्लो आ रहा है? थोड़ा ज्यादा ही कम आ रहा है क्या? मैं तो तेज बोल रहा हूँ बेटा। चलो मैं माइक को थोड़ा सा पास लगा। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो ये दो साइड इक्वल। कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस है। ठीक है, इक्विलैटरल में क्या होता है? सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये है आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में क्या है? ये साइड तो इक्वल है, हमको देख के पता चल गया। ये नहीं है इक्वल, तो अब क्या करें? एंगल निकालना है। ये भी ये बड़ा टास्क है ना। ये एंगल निकालना है। कैसे निकाल सकते हो एंगल, बताओ? थीटा वगैरह डाल के। हाँ, थीटा वगैरह डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थीटा कैसे लाओगे, यही तो पूछ रहा हूं मैं। cos थीटा सर, नो सर, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा तो लाओगे जब परपेंडिकुलर बनेगा। कहीं परपेंडिकुलर बन रहा है? मिड पॉइंट से पास हुआ तो परपेंडिकुलर होगा ही। मिड पॉइंट हमको से तो ये बेटा, हमको ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल क्या होगा? जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा। दोनों एंगल जब मिल जाएंगे ना, तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे करोगे? ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ये भी थीटा होगा, सेम होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो बड़ा सिंपल सा है, ये और ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग tan थीटा से निकालें, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले एंगल निकालना ही सिखाऊंगा मैं। 10/15 हो जाएगा, तो दोनों तरफ सेम आएगा, तो इसलिए मैं एक ही निकाल रहा हूं। तो थीटा ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3। सर सीधा 51 तो बेटा एंगल हमें क्या पता कितना आएगा? 2.3, tan इनवर्स 2.3, ये आएगा 0.66। तो इसके लिए आपको लॉग टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब लॉग टेबल कितनी है वो देखता हूं मैं। एक्चुअली में लॉग टेबल ये याद नहीं होती है। लॉग ये सॉरी tan टेबल होती है, उसको देखना पड़ेगा। tan टेबल किस बुक में होगी? एग्जाम के दौरान हमें लॉग टेबल नहीं, एक tan टेबल होती है, उसमें होगी इसकी वैल्यू। वो किसमें है? यहाँ पे है नहीं, मिल गई। ये नेचुरल टेंजेंट 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा। तो 0.66 इसकी वैल्यू होती है, देखते हैं। ये है 33 डिग्री 42 मिनट। 0.7 33.7 का है। ठीक है, इसका है 33.7। ठीक है, तो आप 33.7 से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सेकंड, 33.7
तो थीटा कितना आएगा 33.7 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अब जब हम इसको ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको थीटा डैश मान लो, तो 180 माइनस 2 इंटू 33.7। ठीक है, ये वैल्यूज रख के आपको ये एंगल मिल जाएगा, ध्यान से देखो ये। ठीक है, और फिर इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है और कैलकुलेशंस तो आपको ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमारा काम आपको कॉन्सेप्ट बताना है। अगर हम ही कैलकुलेशन करने लगेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी फटाफट। सर बोलो। सर एंगल निकालने का दूसरा तरीका नहीं होगा सर? ना बेटा, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता एक्चुअली में। यहाँ पे अगर ये राइट एंगल होता तो बहुत सारे आसान तरीके हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल है ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो राइट एंगल कहीं पे भी नहीं है। अगर राइट एंगल तो ये है ना, तो छोटे छोटे हैं, ये पूरे ट्रायंगल में कहीं नहीं है, तो हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो भी ना, कोशिश भी नहीं कर सकते हम लोग कि इसको कैसे भी करें। ठीक है, तो फिर हमें tan का वैल्यू नहीं पता बनना सर। tan का बोलो बेटा। हाँ, तो फिर किसका वैल्यू? देखो, आपका जब भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में आपको ये टेबल दी जाएगी, ये टेबल होती है। ठीक है, और ये टेबल पिछले साल जब लॉग वगैरह बताया होगा तो वहां पे देखना बताया होगा आपको। बड़ी सिंपल है कि ये जैसे बुक है, देखो कैसे देखोगे। हमने ये tan वाली टेबल खोली, यहाँ पे tan की टेबल होगी, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो tan की टेबल हमने खोली। अब यहाँ पे हमने ढूंढा कि 0.66 कहाँ पे है, तो 0.66 हमने देखा कि 33 के पास में जो सबसे ज्यादा 0.66 वाली है ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू। फिर ये किसके पास आ रही है, ये ऊपर 0.7 के पास आ रही है, और 33 के सामने और 0.7 के नीचे। इसका मतलब क्या, 33 और 0.7, तो 33.7 ये वैल्यू ऐसे निकाली हमने। ठीक है, ये टेबल आपको दी जाएगी। अगर मान लो आपको कोई वैल्यू याद नहीं है, मान लो जो tan है, tan 15 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 15 की वैल्यू तो पता नहीं आपको, तो टेबल से देख के बताएंगे। देखो कितना लिखा है, 0.2679। ठीक है, ये tan 15 की वैल्यू हो गई। तो ये टेबल आपको एग्जाम में प्रोवाइड कराई जाएगी अगर ऐसा कोई वैल्यू आती है तो। ठीक है, या फिर आप अगर मांगोगे सेंटर पे ना, एग्जाम सेंटर पे कि सर हमें ये टेबल दीजिए, तो टेबल दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर टेबल नहीं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर में खुद पहले से वो वैल्यूज दे देते हैं कि यूज वैल्यू दीज वैल्यूज। ठीक है, तो जब लिख देंगे ना कि दीज वैल्यूज यूज दीज वैल्यूज, तो हम लोग उन वैल्यूज से इनको निकालेंगे। ठीक है, फिर वहां पे पता कैसे दिया जाएगा, वहां पे ऐसे दे रखे होंगे पहले से, tan 33.7 की जो वैल्यू होती है वो 0.666 होती है। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज से रेफरेंस लेंगे कि हाँ ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, और ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वैल्यूज पता चल जाएंगी। ठीक है, आपको याद नहीं है, बहुत सही बात है कि आपको याद नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इस मेथड को यूज करके वहां पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो कि हमें ऐसा कुछ भी करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, एक लंबा क्वेश्चन था इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, अब कल हम लोग पहले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है कैपेसिटेंस। पहले कैपेसिटेंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। जो टॉपिक के साथ भी मैं थोड़े थोड़े कराता चल रहा हूँ, उसके साथ में भी अगर लास्ट में जो भी होंगे वो क्वेश्चन और भी करवाएंगे हम आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत? अच्छा, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर होंगे, उनको जरा सॉल्व कर लेना, तो देखना उनका क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन खुद करना है, मैं एक बार असाइनमेंट में भी डाल दूंगा वही क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा क्या असाइनमेंट हमने आज दिया है आपको। ठीक है, और ये लेक्चर भी हम आपको भेज देंगे, रिकॉर्डेड है, तो इसको यूट्यूब पे डाल देंगे और फिर इसका लिंक भेज देंगे। ठीक है,
और बाकी जो जुड़ नहीं रहे हैं, पहले तो जुड़ रहे थे Yes, काफी sir. लोग गूगल मीट पे, अभी क्यों नहीं जुड़ रहे हैं उनको बता दो कि जुड़े क्लास में, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस रिपोर्ट डेली रिकॉर्ड होती है, ठीक है, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, oh, वो तमीर oh, वो वो oh, what beta oh, قال كم you're the public god. يو تاني tuition लो You're it. चीवे नो खेलने लो था Ah. सामी को यहाँ दास कौन था Dashika. वो नहीं हो दीवार खुले गोर भी है Bas, दिन टाइम में ले लेते हैं. यो नहीं हो खुले बड़ी गुस्से Okay. वो सिकंदर हो वो